हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बज़। आज हम अपने हिंदी व्याकरण में सेंटेंसेस यानी वाक्य अध्याय के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि एक विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम जो भी बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत संवाद करने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और उन छोटे छोटे शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और ये वाक्य ही हम अपने निजी ज़िंदगी में प्रयोग करके बातचीत करते हैं। तो वाक्य क्या होते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि वाक्य हमारे जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं और वाक्य जो हैं भाषा की लघुतम सार्थक इकाई हैं। हम वाक्य द्वारा ही अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। जैसे हमें वाक्य के द्वारा ही हम अपने मन की स्थिति बताते हैं और हम वाक्य के माध्यम से कैसा मनोभाव प्रकट कर रहे हैं, इसी को वाक्य का अर्थ कहते हैं। और अर्थ की दृष्टि से आज हम वाक्य के कुछ प्रकारों को जानेंगे कि वाक्य होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को जाना कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में बातचीत करने के लिए छोटे छोटे शब्दों का जो मेल बनता है और उनसे जो एक वाक्य बनता है वो वाक्य कहलाते हैं। और वाक्यों के प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे जो कि इस तरह हैं। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से जब हम वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और पहला वाक्य जो है वो है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य आखिर में विस्मयवाचक वाक्य। तो ये जो 8 वाक्य हैं अर्थ के आधार पर, इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह के वाक्य होते हैं। हमें कक्षा परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि इस वाक्य को देख के बताइए कि अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य कहलाएगा। तो हमें उन वाक्यों की परिभाषा का पता होना चाहिए कि वो वाक्य होते कौन से हैं। तो सबसे पहले जो अर्थ के आधार पर हम विधानवाचक वाक्य समझेंगे वो है, उसकी परिभाषा को सबसे पहले जानते हैं कि विधानवाचक वाक्य होता क्या है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की दशा का बोध कराने वाला सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब विधानवाचक वाक्य में हमें सीधा सीधा ये जानना है कि इस वाक्य में क्रिया के होने का हमें पता लगेगा। जिस वाक्य में हमें क्रिया के होने का पता लग रहा है, उसकी दशा का पता लग रहा है, क्रिया के होने या क्रिया की दशा का पता लग रहा है, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और विधानवाचक वाक्य का उदाहरण यहाँ पे दिया है, सूर्य पूर्व से निकलता है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। यानी कि ये दिशा से संबंधित हो गया। यहाँ पे जो है इस वाक्य में क्रिया भी हो रही है और दिशा भी बताई गई है। तो हमने विधानवाचक वाक्य में यही परिभाषा में जाना था कि जिस वाक्य में क्रिया के होने या दिशा के होने का पता लगता है वो विधानवाचक वाक्य होता है। तो ये विधानवाचक वाक्य हुआ कि सूर्य पूर्व से निकलता है, इसमें हमें दिशा का बोध हुआ और क्रिया का भी बोध हुआ। और यहाँ पे मोहन पतंग उड़ा रहा है यानी कि क्रिया हो रही है। तो मोहन पतंग उड़ा रहा में हमें क्रिया के होने का पता चल रहा है, तो ये हमारा हुआ विधानवाचक वाक्य। सबसे पहले हमें वाक्यों के प्रकारों को जानने के लिए उसकी परिभाषा को जानना जरूरी है। इसी तरह दूसरा हमारा वाक्य जो है वो है निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा को जानेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या ना करने का बोध हो अथवा निषेध प्रकट किया जाए उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब
विधानवाचक में हमें पता लगा कि उसमें क्रिया हो रही है और क्रिया के होने की दशा भी पता चल रही है। लेकिन निषेधवाचक वाक्य में हमें परिभाषा से ही हमें ये मालूम हो गया कि इसमें क्रिया नहीं हो रही है। इसमें ना तो क्रिया हो रही है और ना क्रिया के होने का बोध हो रहा है, यानी इसमें क्रिया काम नहीं हो रहा। तो ये हमारा जो है निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। और निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण है मैं चल नहीं सकती, यानी कि इसमें नहीं, क्रिया नहीं हुई, तो क्रिया के ना होना ही निषेधवाचक वाक्य की निशानी है। तो मैं चल नहीं सकती, बोतल में तेल नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी क्रिया या कोई जो बोध है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारा वाक्य बना निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें हमें क्रिया के ना होने का पता चले वो निषेधवाचक वाक्य होता है, और जिसमें हमें क्रिया के होने का पता चलता है वो विधानवाचक वाक्य होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे दो वाक्यों के बारे में जाना। विधान में क्रिया होती है और निषेध वाक्य में क्रिया नहीं होती है। इसी तरह आगे का जो हम तीसरा वाक्य हम पढ़ेंगे। तीसरा वाक्य अर्थ के आधार पर क्या है, अर्थ के आधार पर इसे जानेंगे, और ये है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिन वाक्य द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि प्रश्न से हमें पता लग रहा है कि इसमें हम किसी से प्रश्न करेंगे या हमसे कोई प्रश्न करेगा, तो इसमें प्रश्न का पूछा जाने का ही बोध होगा, तो वो प्रश्न वाक्य कहलाएगा। जैसे राम कहाँ जा रहे हो, इसमें पूछा जा रहा है, ये प्रश्न है, राम कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। मात थैले में क्या है, तो यहाँ पे भी प्रश्न किया जा रहा है और उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, तो यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इसी तरह हमारा जो चौथा वाक्य है वो है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशा, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब इच्छावाचक वाक्य भी जो है वो भी अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। जैसे जब हमें कोई इच्छा व्यक्त करनी हो, हमें किसी के लिए कोई दुआ करनी हो, उसके लिए आशा करनी हो, या किसी को शुभकामना देनी हो या आशीर्वाद देना हो, तो वो हमारा इच्छा वाक्य कहलाता है। जैसे इच्छा वाक्य का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, चिरंजीवी हो पुत्र, यानी कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद जहाँ पर आए वो इच्छावाचक वाक्य है। उसी तरह तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि यहाँ पे शुभ कामना दी जा रही है और उसे बोला जा रहा है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो यानी कि जब हमें वाक्य में इच्छा, आशा, शुभ कामना और आशीर्वाद आदि का प्रभाव प्रकट होता दिखाई दे, तो वो हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया तो ये इच्छावाचक वाक्य हुआ, यहाँ पे कामना की गई, शुभ कामना दी गई, तो ये भी इच्छावाचक वाक्य हुआ। पांचवा हमारा आता है संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य जो होता है उसमें क्या होता है, इन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है। यानी कि कोई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हमें संदेह लगता है, जिनमें हमें लगता है कि ये काम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वो उसमें हमारा संदेहवाचक वाक्य को दर्शाता है। जैसे उदाहरण है, शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पे शायद है, यानी कि संभावना है, शक है, संदेह है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जहाँ हमें किसी स्थिति का, किसी क्रिया के होने का पूरा बोध ना हो, जहाँ हमें वहाँ पे संदेह लगे या संभावना लगे, तो वो वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, और दूसरा शायद वह पेड़ पर चढ़ ना पाए। तो इसमें हमारी जो संभावना को प्रकट करता है ये वाक्य, और संदेह को प्रकट करता है। ठीक इसी तरह छठा वाक्य जो है वो हमारा है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या जिनसे शर्त का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
यानी कभी कभी कोई क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। दूसरी क्रिया के हुए बिना वो क्रिया जो है वो पूरा नहीं हो सकती, यानी कि वो जो काम है वो दूसरे काम के बिना पूरा नहीं हो सकता। और उसमें कभी कभी हमें शर्त का भी बोध नजर आता है। जिन वाक्यों में हमें शर्त का बोध नजर आए वो वाक्य कहलाते हैं संकेत वाक्य वाचक। संकेत वाचक वाक्य क्या हैं? जैसे सूरज निकलता तो कपड़े जल्दी सूख जाते। अब यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी कपड़े भी सूखना एक क्रिया है और सूरज का निकलना भी एक क्रिया है। तो यानी एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पे निर्भर हो गई तो वो संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। जैसे सूरज निकलता तो कपड़े जल्दी सूख जाते। यहाँ पे दो क्रियाएं होती, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है, यानी कपड़े सूखना जो है वो सूरज के निकलने पर निर्भर कर रहे हैं। तो एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है तो वो संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण होती है। या जब कभी कभी वाक्य में हमें शर्त का बोध हो, यानी शर्त का बोध, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ पे भी एक शर्त का हमें बोध हो रहा है कि अगर वर्षा हो जाती तो फसल अच्छी हो जाती। अब वर्षा ही नहीं हुई अच्छी तो फसल अच्छी नहीं हो पाई। तो इस तरह से जब कभी हमें वाक्यों में इस तरह का शर्त का बोध हो या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, अब ये क्रिया भी है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, यानी फसल का अच्छी होना एक क्रिया है, फसल का अच्छा होना भी एक क्रिया है, और वो क्रिया कब पूरी हो पाएगी? जब दूसरी क्रिया होगी, यानी कि वर्षा होगी। तो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसी तरह हमारा 7वां आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, किसी से अनुमति ले रहे हैं या दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। और आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण क्या हैं? रमेश बैठ जाओ, तो इसमें आदेश दिया जा रहा है अध्यापक द्वारा रमेश को कि रमेश बैठ जाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हुआ। इसी तरह आप कल अवश्य आइएगा, यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है, उनसे बोला जा रहा है अनुरोध करके कि आप कल अवश्य आइएगा। तो इस तरह इन शब्दों को हमें ध्यान रखना है कि जहाँ आज्ञा आए, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा हो, वो वाले वाक्य हमारे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। और आखिर जो हमारा है वो है विस्मयवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों से हर्ष यानी कि खुशी, शोक, विस्मय, भय, घृणा आदि मनोभाव प्रकट हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब कभी कभी कुछ वाक्य इस तरह के होते हैं जिनमें हमें खुशी का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है या दुख प्रकट करना होता है, या किसी से भय प्रकट करना है, या किसी से नफरत या घृणा, ईर्ष्या को प्रकट करना है। तो उन वाक्यों को जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे है, वाह कितने सुंदर गुब्बारे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हम जो ये विस्मयवाचक का पढ़ रहे हैं, यानी कि हम इसमें बता रहे हैं कि कितना अच्छा है। तो जब हमने किसी को अच्छाई को किसी की उसको दर्शाना है तो हमने उसका विस्मयवाचक का प्रयोग किया, और विस्मयवाचक के बाद हम इस तरह से चिन्ह लगाते हैं, वाह कितने सुंदर गुब्बारे हैं। और दूसरा उदाहरण है शाबाश ऐसे ही इनाम पाते रहो। तो यहाँ पे हमने खुशी को व्यक्त किया और उसे प्रोत्साहित करा कि तुम इसी तरह इनाम पाते रहो। तो शाबाश के बाद हमने इस तरह चिन्ह लगा के आगे वाक्य लिखा, ऐसे ही इनाम पाते रहो शाबाश। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं, जिनमें हमें हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा या किसी से नफरत या ईर्ष्या के मनोभाव को प्रकट करना हो। उन वाक्यों को हम इस तरह से लिखते हैं और इस तरह के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हमारा विस्मयवाचक हुआ। आज हमने वाक्य में 8 प्रकार पढ़े, और वो थे अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा विधानवाचक, निषेधवाचक,
प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। ये जो प्रकार थे इनको हमने अच्छे से समझा और जाना कि यदि हमें इस तरह का वाक्य पेपर में या परीक्षा में आता है और हमें बोला जाता है कि इस वाक्य को पढ़ के बताइए अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, तो अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकारों को अच्छे से पढ़कर उसे जाना कि वाक्य जब इस तरह से लिखा जाएगा तो वो कौन सा वाक्य होगा। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वाक्यों के प्रकार का अध्याय अच्छे से समझ आया है। अगर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।